वो 15 दिसंबर की रात थी। उत्तर भारत की हड्डी कंपा देने वाली ठंड। सुरेश अपने बिस्तर में कंबल ओढ़े गहरी नींद में सोए थे। अचानक उनका फोन बज उठा। नींद में उनींदी आवाज में बोले, हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ से एक टूटी कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, मेरे पति बहुत दर्द में हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं मैरी बोल रही हूं। मेरे पति मनीष की तबीयत बहुत खराब है। सुरेश ने झुंझलाते हुए कहा, मैडम रात के 2:30 बजे हैं, सुबह क्लिनिक खुलने पर आइए। लेकिन उधर से फिर वही करुणा भरी टूटती हुई आवाज, प्लीज डॉक्टर, देर हो जाएगी, वो मर जाएंगे। सुरेश का दिल पिघल गया। उन्होंने आह भरी और कहा, ठीक है, पता बताइए। डॉक्टर ने अपना कोट पहना, मेडिकल बैग उठाया और अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में बैठ गए। ठंडी हवा शीशे पर बर्फ जमा रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ कोहरा, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी, धुंध का एक धुंधला सा पर्दा। लगभग आधे घंटे बाद कार अचानक झटके से रुक गई। इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। सड़क के दोनों ओर पेड़ और बीच में वो अकेले। तभी अचानक सामने अंधेरे में एक आकृति नजर आई। एक आदमी सफेद कुर्ते में, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे कार के पास आया और बोला, आप डॉ सुरेश है ना? सुरेश थोड़ा चौंके। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो बोला, आप मनीष के घर जा रहे हैं ना? आइए, मैं रास्ता दिखा देता हूं। कहकर वो आदमी सड़क के उस मुहाने की ओर बढ़ने लगा जहां से घना जंगल शुरू होता था। सुरेश थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो आदमी बोला, यही है मनीष का घर। और बिना कुछ बोले वो अंधेरे में गायब हो गया। सुरेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से वही आवाज आई, अंदर आइए डॉक्टर। अंदर घुसते ही सर्द हवा की एक लहर उन पर पड़ी। कास के करीब, चेहरे पर अजीब सी शांति। आप मैरी हैं? हां, मेरे पति ऊपर कमरे में हैं, बहुत दम चढ़े। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा एक आदमी बिस्तर पर पड़ा है। चेहरा नीला पड़ चुका, होंठ सूखे और शरीर बर्फ की तरह ठंडा। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोली, कुछ नहीं, कोई धड़कन नहीं। सुरेश के मुंह से अनायास निकला, वो मर चुका है। तभी पीछे से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हां, 3 दिन पहले। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। वो मैरी उनके पीछे खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें लाल और त्वचा बर्फ जैसी सफेद। सुरेश के कदम लड़खड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मैरी धीमे स्वर में बोली, डरिए मत डॉक्टर, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे पति की मौत के बाद मैं भी मर गई, लेकिन मेरा बेटा दिल्ली में है। उसे मेरे मरने की खबर नहीं मिली। जब तक उसे यह खबर नहीं दी जाएगी, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। सुरेश का चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने अपना बैग उठाया और लड़खड़ाते कदमों से नीचे भागे। दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही रास्ता था, वही कोहरा। वो किसी तरह कार तक पहुंचे। इस बार कार अपने आप स्टार्ट हो गई। 2 दिन तक सुरेश बीमार रहे। बुखार, बेचैनी और रात में बुरे सपने। कभी कभी उन्हें वही मैरी दिखाई देती, फुसफुसाते हुए कहती, मेरे बेटे को खबर दो। आखिर उन्होंने हिम्मत की। दिन का वक्त था। वो फिर उसी रास्ते पर निकले जहां उनकी कार 2 दिन पहले बंद हुई थी। अजीब बात यह थी कि वहां अब कोई रास्ता नहीं था। लोगों से पूछने पर पता चला कि उस जंगल के बीच कोई घर नहीं है। वो जगह तो 20 साल पहले ही जलकर खाक हो चुकी है। फिर भी उन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। झाड़ियों के बीच में एक टूटी फूटी दीवार के पास उन्हें एक पुराना टिन का बॉक्स मिला। अंदर एक चिट्ठी थी, मेरा नाम मैरी है। अगर कोई ये चिट्ठी पाए तो कृपया मेरे बेटे रवि को दिल्ली में यह खबर दे देना। डॉक्टर ने तुरंत उस पते पर एक टेलीग्राम भेजा।
3 दिन बाद दिल्ली से एक नौजवान उनके क्लिनिक में आया। क्या आप डॉन सुरेश हैं? हाँ, मैं रवि हूं। मेरी मां की चिट्ठी आपने भेजी थी। मैंने जाकर वहां अंतिम संस्कार किया। घर का जो मलबा था सब जलाकर उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी। सुरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी रात वो सोने गए। एक हल्की हवा चली और कमरे में मोगरे की महक फैल गई। धीरे से किसी ने फुसफुसाया, धन्यवाद डॉक्टर, और फिर सब शांत हो गया। दोस्तों, कभी कभी कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक कोई उनकी अधूरी इच्छा पूरी ना कर दे। सुरेश आज भी उस रात को भूल नहीं पाए, क्योंकि जब भी वो अपने क्लिनिक में बैठते हैं उन्हें मोगरे की वही महक फिर महसूस होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें।